जुलाई से दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़ा और फिर जनवरी से मई तक पढ़ के इसने नीट निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया, एंड दैट इज़ पॉसिबल वेदर आई विल कंटिन्यू विथ माई रिलेशनशिप और आई विल कंटिन्यू विथ माई स्टडीज़। आई मे साउंड सेल्फिश, ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि ये सेल्फिश है, तो आपका नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो आपने भी की है। कोचिंग के मॉड्यूल्स मैंने हाथ जोड़ लिए कि बट मैंने क्या किया, ये सबसे बड़ी गलती होती है नीट एस्पिरेंट्स की। Hello everyone, my name is Shivam and I'm currently a final year medical student at AIIMS नागपुर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी कहानी की कैसे 9th फेल एक बच्चा एम्स तक पहुंचा। एंड आई रियली होप कि इस मेरी ये स्टोरी जानकर आपको एक मोटिवेशन मिल सके और आपकी नीट जर्नी में आसान हो सके। तो शुरू से शुरू करते हैं। 8th तक आई वॉज रियली अ गुड स्टूडेंट, मतलब मैं पढ़ता था क्लास तक, मतलब अच्छे खासे रैंक आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक में आता था मैं। बट 9th तक जाते जाते एक एज आता है कि 14-15 के हो रहे हो आप, तो उस एज में क्या होता है कि दोस्ती संगति थोड़ा ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके बिगड़ जाने के। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मैं दोस्ती के चक्कर में पड़ गया और कुछ ऐसे लोग जो पढ़ाई से हट के बाकी टिपिकल चीज़ें करते हैं उनके साथ रहने लग गया था 9th क्लास में। और 9th के बाद आता है 10th में पढ़ाई तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ एक एज आता है, आई वाज 16, तो वो फर्स्ट लव फर्स्ट क्रश काइंड ऑफ होता है ना। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी 10th में, और ठीक है 10th की पढ़ाई इजी होती है, 11th और 12th से बहुत इजी होती है। 11th 12th अलग ही लेवल पे चला जाता है 10th के बाद। तो साथ साथ मैनेज हुआ सब 10th में, एंड 10th में रिजल्ट मेरे रहे 10 CGPA विच वॉज द बेस्ट उस टाइम पे जो स्कोर कर सकता था मैं। 10 CGPA ज़्यादा कुछ होता नहीं था, अब तो शायद परसेंटाइल होता है। तो 10 CGPA आए मेरे, और मेरे को मैथ्स या बायो में से कुछ चूज़ करना था, बट लिटरली आई हैड नो क्लू उस टाइम पे 10th तक भी कि नीट क्या होता है और जेई क्या होता है। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स आसपास के लोग, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो भी कोटा जा रही थी, तो मेरे को लगा कि ठीक है मैं भी चलता हूँ कोटा। एंड फिर मैंने घर पे जिद की कि मेरे को कोटा जाना है, एंड पापा वाज रियली वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो चला जा कोटा। कोटा गया मैं, और कोटा की स्टोरीज़ काफ़ी हैं। तो कोटा की एक स्टोरी ये थी कि यार कोटा जाते ही आपको पता चलता है कि कंपटीशन है क्या दुनिया में। आप अभी तक जो जी रहे होते हो ना, वो कुएँ के मेढक जैसे जी रहे होते हो कि आप अपने स्कूल में टॉप कर रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बन गए, बट कोटा में जो बच्चे आते हैं ना, वो पूरे इंडिया के आते हैं बच्चे, और सब अपने-अपने स्कूल के क्लास के सब टॉपर होते हैं। तो कोटा स्टार्टेड, क्लासेस स्टार्ट होने लगे, और वहाँ पे बच्चे काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे थे, जो क्लास में टीचर ने क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे और उनके पेन बिना उठाए वो आंसर कर दिया करते थे। और मैं तो ठीक है, मेरा चल रहा था सब कुछ, समझ में भी आ रही थी चीज़ें, बट उतना मैं कैचअप नहीं कर पा रहा था जितना बाकी लोग को मैं देख रहा था करते हुए। मैं देखता था कुछ बच्चे क्लास के जो टॉपर्स होते थे वो बिना पेन उठाए आंसर कर देते थे। जो टीचर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा ना, उसका आंसर उनका बिना पेन उठाए आ जाता था, और मैं सॉल्व करता, मेरे को 2-3 मिनट लग जाते, फिर आंसर करता। तो मेरे को उनको देख के गुस्सा आता कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग। लेकिन मुझे कहीं न कहीं पता था कि गलती तो तेरी है भाई, तू नहीं पढ़ रहा उस लेवल का, या फिर तेरे को उतना नहीं आ रहा समझ में जो उनको आ रहा है। एंड प्लस पैरेलली आई वाज़ मैनेजिंग माय रिलेशनशिप, जो आई टोल्ड यू गाइस कि मेरी गर्लफ्रेंड भी कोटा गई थी, एंड पैरेलली आई वाज़ मैनेजिंग दैट। तो अगर आप दिन के 2 घंटे भी दे रहे हो ना कोटा में किसी और काम के लिए, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना वो बच्चा करेगा जो कि 16-16 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो धीरे-धीरे मेरे को लगा कि 10th में जैसे मैनेज किया था कि 3-4 घंटे पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेंगे, वैसे 11th भी हो जाएगा, नीट भी हो जाएगा। बट नीट इज़ नॉट अ जोक, नीट कोई गेम नहीं है कि आप ऐसे ही खेल जाओगे उसमें, जैसे 10th बोर्ड को खेल लेते हो, वैसा बिल्कुल नहीं होता। नीट के लिए आपको इतना डेडिकेशन चाहिए होता है कि आप 10 घंटे 12 घंटे भी रोज़ के पढ़ो ना, तो ऐसा पढ़ो कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको समझ में ही ना आए, ना ही आपको दिखे कि दुनिया में हो क्या रहा है। बस आपके लिए वो 3 किताबें होनी चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और वो तीनों बस आपके दिमाग में चलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं साथ-साथ फ्रेंड्स भी मैनेज कर रहा था। बट थिंग्स चेंज जब मेरे फर्स्ट माइनर टेस्ट का रिजल्ट आया। उस टाइम पे स्कोर मतलब टेस्ट तो होता था कोचिंग में मेरे 720 का, और उस टाइम पे मेरे स्कोर जो फर्स्ट माइनर टेस्ट में आए थे दैट वाज अराउंड 400, 420 और समथिंग स्कोर आया था। तो उस टाइम पे मतलब रैंक लिस्ट लगती थी कि टॉप 100 बच्चों की ना वहाँ पे फोटो लगती थी, 1000-2000 का बैच होता था, और उसमें जो 100 बच्चे होते थे उनकी फोटोज लगाई जाती थी क्लासेस के बाहर की, ये हमारे टॉपर्स हैं। तो मैंने देखा यार, और फिर मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार मैं यहाँ पे उतना एफर्ट क्यों नहीं पुट इन कर पा रहा हूँ जितना बाकी बच्चे कर ले रहे हैं, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरे को सेम फैसिलिटी मिली है भाई। मेरे पापा ने मेरे को उनसे अच्छे हॉस्टल में रखा था, और फिर फी भी बराबर दी है मैंने, सब कुछ सेम फैसिलिटी, सेम एवरीथिंग, सेम किताबें, लेकिन मैं उतना नहीं कर पा रहा जितना बाकी लोग कर ले रहे हैं।
तो उस टाइम पे चीज़ें समझ में आने लगी धीरे-धीरे और ये हुआ कि या तो तू टॉपर बन जा या तो तू बैक बेंचर बन जा, बिल्कुल कि पढ़ाई मत कर, बाकी मजे कर सारे, या बीच का मत रहे, बीच के लोगों का कुछ नहीं होने वाला। या तो मजे कर लो 2 साल की, बिल्कुल ही मजे कर लिया, या तो बिल्कुल टॉपर बन जाओ कि आए हैं तो सिलेक्शन लेके जाएंगे। बीच में रह के सिलेक्शन भी नहीं होगा, ना ही तुम मजे कर पाओगे। तो ये चीज पॉइंट इन कर लो कि अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो फिर ऐसा पढ़ो कि टॉपर बनो, या फिर बिल्कुल मजे ही कर लो फिर 3 साल। कोई मतलब नहीं है बीच का रह के ना सिलेक्शन होगा ना मजे कर पाओगे। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी एंड फिर आई डिसाइडेड दैट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन आई गेस मेरे लाइफ में उस टाइम पे था। हार्डेस्ट अभी तक तो बहुत कुछ आ चुका है, बट उस टाइम पे वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजन एंड टफेस्ट डिसीजन ये था कि मेरे को डिसाइड करना था कि वेदर आई विल कंटिन्यू विथ माय रिलेशनशिप और आई विल कंटिन्यू विथ माय स्टडीज। एंड क्योंकि मेरा रिलेशनशिप 1.5-2 साल का हो चुका था तब तक, 11th के मिड मिड तक की बात है ये, तो इट वाज टफ ऑन मी कि मैं कैसे उसको बताऊं या कैसे उसको कन्फेस करूं कि यार I needed a break और I don't need this anymore. I may sound selfish, ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि ये selfish है, but it's not. Like when you realize ना, सबके लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके मम्मी पापा के आपसे क्या होप्स हैं। तो जब वो चीजें आपको रियलाइज होंगी ना, तो आपको दुनिया में और कुछ नहीं दिखेगा, आपको बस एक ही चीज दिखेगा कि मेरे को अपना गोल अचीव करना है, मेरे को सक्सेसफुल होना है लाइफ में। तो ये चीजें मेरे को रियलाइज हुई एंड थिंग्स 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चली चीजें हमारे बीच एंड वी फाइनली डिसाइडेड, दैट वाज म्यूचुअल, वी फाइनली डिसाइडेड कि अभी पढ़ाई करते हैं, बाद का वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो थिंग्स चेंज्ड, उसके बाद मैंने पढ़ाई पे फोकस किया अपना, मार्क्स इंप्रूव्ड, मार्क्स आने लगे मेरे, मैं टॉप 20 में भी आया, टॉप 100 में भी आया, टॉप 10 में भी आया इवन। तो मार्क्स इंप्रूव होने लगे और 11th वाज गोइंग स्मूथ कि मार्क्स आ रहे हैं इसके, क्लासेस में भी समझ में आने लगे, क्लासेस में भी मैं आंसर करने लगा। वो जो बच्चे होते थे ना, जो मैंने बताया था कि वो पहले बिना पेन उठाए आंसर कर देते थे, वो मैं हो गया। फिर मैं ऐसा आंसर करने लगा था और बाकी बच्चे देखते थे मुझे। तो चीज़ें मैं जब समझने लगा, जब पढ़ाई करने लगा, बट 11th खत्म होते होते आई डिसाइडेड कि उस टाइम पे मैं थोड़ा होम सिक फील करने लगा जब 11th खत्म हुआ था, क्योंकि मैं घर नहीं गया था पूरे ऑलमोस्ट 7-8 महीने से। तो मेरे को थोड़ा होम सिक फील होने लगा। और एक चीज़ ये हुई कि 11th का सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो चुका था कोचिंग में, लेकिन तब स्टार्ट होने वाला था मेजर टेस्ट, जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं वो तब स्टार्ट होने वाला था। बट मैंने क्या किया, ये सबसे बड़ी गलती होती है नीट एस्पिरेंट्स की, कि वो मॉक टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट वो देते ही नहीं है, या फिर डर जाते हैं कि यार मेरा तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मेरा ये चैप्टर वीक है, तो मैं मॉक टेस्ट नहीं देता हूं। तो ये तो तुम अपनी कमजोरी को छुपा रहे हो ना भाई, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपनी कमजोरी छुपा रहे हो। तो ऐसा मैंने भी किया, तुम में से भी बहुत लोग करते होंगे। तो मैं चला गया घर, वो 3 महीने जो लोगों को रिवाइज करना होता है, ठीक है, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया घर पे। मैं 6-7-8 महीने बाद घर गया था, तो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था और टेस्ट वेस्ट जो होते थे वो ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करता था और खुद से दे देता था। और खुद से टेस्ट देना इज वो टेस्ट ना देने के बराबर ही है, तो कोई सेंस बनता नहीं है, कोई नहीं होता, अपन बस ऐसे ही दे देते हैं। अब टाइम आया 12th में वापस कोटा जाने का। तो 12th में मैं वापस कोटा गया, बैच ज्वाइन किया एंड वापस पढ़ाई स्टार्ट किया। बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि काफ़ी लोग ना 11th का इतना ज़्यादा पढ़ के आ चुके थे ना, कि मेरे से आगे निकल चुके थे बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने 11th का पूरा पूरा 2-3 महीने में ना पूरा 11th सम अप करके उन्होंने पढ़ के आया था। और मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ा तो था बट उस लेवल का नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया था उसमें 11th का एग्ज़ाम भी नहीं होता था। 11th के बोर्ड्स के पेपर नहीं होते थे उस स्कूल में, तो बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना नहीं हो पाया 11th का, और मैंने वैसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर मैं वापस 12th में आया कोटा एलएन। वहाँ पे क्या होता है, ये सिस्टम बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कि 11th का वापस आपको पढ़ाया जाएगा और 12th का भी पढ़ाएंगे वो एक साल में, 12th क्लास में। तो वो हुआ, तो 11th की मेरी चीज़ें ब्रशअप हुई और रिवीजन में बहुत हेल्प मिला। लेकिन 12th की जो चीज़ें थी वो कुछ कुछ समझ में आ रही थी, कुछ कुछ नहीं आ रही थी। मे बी आई डोंट नो, आई वाज लैकिंग आउट ऑन समथिंग, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या जो भी हो, बट चीज़ें कहीं न कहीं उतनी स्मूथ नहीं जा पा रही थी जितनी 11th में जा रही थी। बट फिर मैंने मेहनत किया, ओवरकम किया, चीज़ों को रियलाइज़ किया कि कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने टीचर्स से कॉन्टैक्ट किए, डाउट काउंटर्स पे खड़े रहता था। फिर धीरे-धीरे पढ़ा मैंने, मतलब स्कोर भी अच्छे आ रहे थे 12th में, जो टेस्ट होते थे कोचिंग में ठीक आ रहे थे। इट वाज़ डिसेंट, 500, 550, कभी-कभी 600, इतने स्कोर आते थे मेरे। तो मेरे को उस टाइम पे कट ऑफ इतना ही होता था यार कि 550 ले आओ, तुम्हें ऑल इंडिया कोटा से ना बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा तो नहीं बट एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें 550 स्कोर पे। तो मेरे को लग रहा था ठीक है यार मिल जाएगा। बट 12th में ये हो गई चीज़ें
और एक और चीज़ है यार कि मैंने उनके मॉड्यूल पे ज़्यादा फ़ोकस कर दिया था। उस टाइम पे कोचिंग के टेस्ट में तो मार्क्स आ जाएँगे अगर तुम किसी कोचिंग के मॉड्यूल पे फ़ोकस करोगे तो। बट नीट में जो होता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तब भी आता था और अब तो 100% आता है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है? तो ये चीज़ मैं करता था कि मॉड्यूल से पढ़ता था क्योंकि कोचिंग के टेस्ट में मॉड्यूल से आता था। तो ये मैंने पढ़ा, एनसीईआरटी कहीं न कहीं मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक है? कहीं न कहीं मैंने एनसीईआरटी 12th मतलब बायो तो पढ़ा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया जो कि पढ़ना है। तो क्योंकि फिर जब बोर्ड्स आए तब मैंने फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देखी, तब मैंने फर्स्ट टाइम फिजिक्स की एनसीईआरटी देखी। बायो की तो चलो पढ़ा था। बोर्ड्स में तो आई स्कोर्ड वेल, मेरे 93-94% आए थे बोर्ड्स में, तो वो अच्छा चला गया बोर्ड्स। और अब बारी अप्रैल थी, अप्रैल से मई 1 महीना का टाइम बचा था और नीट था मई में, तो अप्रैल टू मई मैंने पढ़ाई किया, मतलब ठीक-ठाक डिसेंट किया, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मैं मेरे को नहीं लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी। तो फिर एग्ज़ाम हुआ नीट का और एग्ज़ाम देके आ गया मैं, मेरे स्कोर बने थे 493 और 493 पे उस टाइम पे बिहार के स्टेट कोटा से मिलने के चांसेस थे, बट थर्ड राउंड खत्म हो गया और कोई भी सीट नहीं मिली। सिर्फ़ 2 या 3 नंबर 496 पे मिला था बट मेरे को नहीं मिली, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मतलब आज तक मैंने कभी मतलब लाइफ में ऐसा कभी फेल्योर देखा नहीं था। ना ही मेरे घरवालों ने मेरे लिए देखा था, ना ही मैंने खुद के लिए देखा था कि भाई तू भी कभी फेल हो सकता है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा जो आप बचपन से टॉपर रहे हो लेकिन फर्स्ट टाइम हो सकता है नीट के लिए एग्ज़ाम में आपका नहीं हो। ये दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड ये मेरे साथ हुआ बट आई वाज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट कि यार तेरा कैसे नहीं हुआ, तू फेल हो चुका है लाइफ में। और उस चीज़ ने ना काफ़ी ज़्यादा हिट बैक करा मेरे को सडन कि यार अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे नंबर नहीं आए, तेरे कुछ नहीं आए, तेरा कुछ हो भी नहीं सकता अब। और उसके बाद जून या जुलाई में रिज़ल्ट आया था और जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैं लिटरली बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। दिस मे साउंड अबनॉर्मल कि यार जुलाई से दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़ा और फिर जनवरी से मई तक पढ़ के इसने नीट निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ मैंने 2 साल 11th और 12th पढ़ा था। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग। बट मैंने पढ़ा था और अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आज नहीं मिले, कल मिलेगा या परसों मिलेगा। अगर आपने जेन्युइनली दिल से मेहनत की है तो उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो जनवरी में मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और मैं लिटरली बता रहा हूँ, शायद बिलीव करो ना करो, मैंने 14-14 घंटे 15-15 घंटे भी पढ़ाई करी है और इतना पढ़ा हूँ कि टाइम ये भी नहीं होता था टाइम कि मैं खाना खाने उठ के जाऊं, मम्मा आती थी मेरे पास मेरे रूम में और मैं पढ़ ही रहा होता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था और वो मुझे स्पून से फीड करती थी, खाना खिला रही होती थी और मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा होता था। तो इस लेवल का मेहनत मैंने किया। ये 4 महीने तुम देख रहे हो कि यार 4 महीने में 5 महीने में नीट निकाल लिया और एम्स भी निकाल लिया। बट ऐसा नहीं था। ये जो था ना इस लेवल की मेहनत थी प्लस वो 2 साल का जो था, 2 साल मैंने हार्ड वर्क तो किया ही था ना यार। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बिल्कुल निठल्लेबाज़ी की, ये सब नहीं करा मैंने हार्ड वर्क किया था, रिज़ल्ट नहीं मिला वो अलग बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने हार्ड वर्क किया हो बट लोगों ने आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ना। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क करेगा, आप हो सकता है 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 11 आवर्स पढ़ लेगा, ठीक है? तो नहीं हो तो आपका नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो आपने भी की है। और एक और चीज़ मैंने ये रियलाइज़ किया ना कि कोचिंग के मॉड्यूल्स मैंने हाथ जोड़ लिए कि कोचिंग के मॉड्यूल से दूरी बनाओ और एनसीईआरटी को अपनाओ। एनसीईआरटी ही पढ़ा मैंने ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ा और जो कोचिंग के मैंने एक टेस्ट जॉइन किया था एलन का ही ऑफ़लाइन सेंटर मेरे पूर्णिया बिहार में था। तो ऑफ़लाइन सेंटर पे मैं जाके टेस्ट देता था हर संडे और हर अल्टरनेट संडेज़ पे टेस्ट होते थे। तो मैं वो जाके देता था। बट वहाँ पे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे उस टेस्ट में। लेकिन मेरा टारगेट ये था ना कि भाई तुझे बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सही करके आने हैं उसमें से। मॉड्यूल के क्वेश्चन तू भले ही गलत कर दे लेकिन एनसीईआरटी का एक भी सवाल तेरे गलत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही होता था। बायो में तो अच्छे आते थे क्योंकि बायो में उनके कोचिंग में भी एनसीईआरटी बेस्ड रहता है बट ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में फिजिक्स इज ओके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं हो पाता था। बट मेरे को इतना पता था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और नीट में एनसीईआरटी से ही आता है। तो उन टेस्ट में मेरे 550 भी आते थे तो आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है एनसीईआरटी का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो जाए वो हो जाए। और फिर हुआ नीट और नीट 2019 हैपेंड। मैं गया एग्जामिनेशन सेंटर और पापा के तरफ देखा, यार काफ़ी नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नहीं हो पाया सिलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा मैं हर्ट था जेनुइनली। और एग्ज़ाम दिया, काफ़ी शायद 19 का पेपर काफ़ी ईज़ी भी आया था, तो मेरे मार्क्स आए थे 625 नीट के पेपर में। आया मैं बाहर और पापा की तरफ देखा और मैंने बोला कि हो गया, अब तो हो जाएगा।
तो ही वाज़ लाइक वेरी हैप्पी आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एकदम खुश हो गए कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। एंड फिर मम्मा को सबको कॉल करके बताने लगे, क्योंकि हमने कोचिंग के मॉक एमसीक्यू से मैच किया था सब कुछ, एंड 625 630 के आसपास बन रहे थे। और नीट के 14 डेज़ के बाद था एम्स का पेपर, और वो 14 डेज़ फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखा मैंने। सोचा था कि थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स किया, बट फिर मेरे घर वालों ने बोला कि मेरे को लगा कि ठीक है यार, 625 पे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा नीट के थ्रू। एम्स का मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी प्रिपरेशन एज़ सच नहीं किया था कि एम्स के लिए मैं जीके पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया था। तो फिर भी 2-3 दिन बाद मेरे घर वालों ने बोला, तो मैंने एम्स की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और मैं गया एम्स का पेपर देने। उसके कुछ दिनों बाद एम्स का भी रिज़ल्ट आया, एंड दैट वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड कि एम्स में भी हो जाएगा सिलेक्शन। बट एम्स में भी हो गया, एंड ऑब्वियसली द हैप्पीनेस डबल्ड कि ट्रिपल मैं आसमान की ऊँचाइयों पे था उस टाइम पे कि भाई एम्स, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एम्स भी जा पाऊँगा मैं कभी, जब 11th में मेरे इतने 400 नंबर आ रहे थे ना, अभी तुम्हारे भी आ रहे होंगे। उस टाइम पे तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कभी एम्स जा पाओगे 400-300 नंबर लेके, बट दिस इज़ पॉसिबल। हार्ड वर्क कैन चेंज एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट माय जर्नी कि कैसे एक 9th में एक एग्ज़ाम में फ़ेल होके एंड 11th में सब कुछ होके कैसे मैं एम्स तक पहुँचा। एंड आई होप दिस रियली इंस्पायर्स यू टू स्टडी हार्ड एंड दिस मोटिवेट्स यू कि एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा भी अगर मेहनत करेगा तो ही कैन गेट सेलेक्टेड इन एम्स और बीट एनी कॉलेज। उस कॉलेज में वो सेलेक्ट हो सकता है, बस आपका हार्ड वर्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज माई नीट जर्नी। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई विल रिप्लाई इट पर्सनली। ऑल द बेस्ट टू यू, बाय।